हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी। तो हमने हमारी 11th का सिलेबस स्टार्ट किया था। हम 11th का केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं और 11th केमिस्ट्री का हमारा पहला यूनिट है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसका आज है लेक्चर नंबर 3। ऑलरेडी 2 लेक्चर हम देख चुके हैं। आप लोग वो 2 लेक्चर पहले देख लीजिए, उसके बाद ये लेक्चर देखिए, तभी समझ में आएगा। आज के लेक्चर में हम देखेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जब 2 केमिकल एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं, 2 आइटम, 2 मॉलिक्यूल, 2 आयन, तब उसके लिए कुछ क्या होते हैं, लॉज होंगे। तो 4 लॉज है। तो आज का है पार्ट नंबर 1, क्योंकि उसके न्यूमेरिकल भी है तो आज कवर नहीं होगा, तो इसके में भी 2 वीडियो बन सकते हैं। तो आज हम देखेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। तो हम देख रहे हैं द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, द प्रोसेस इन विच द एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर एंड टू फॉर्म कंपाउंड, उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल कॉम्बिनेशन। ऐसी प्रोसेस जिसमें एलिमेंट्स क्या होंगे, कंबाइन होंगे और कंपाउंड को फॉर्म करेंगे। जैसे समझ लो ए और बी कोई एलिमेंट है, दोनों कंबाइन होकर सी और डी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं या कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, केमिकल कॉम्बिनेशन। द प्रोसेस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज गवर्न बाय द 5 बेसिक लॉज। तो 5 लॉ है टोटल। तो 5 लॉ है, तो पाँचों लॉ हमें डिटेल में देखने हैं। तो चलो दे स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट लॉ इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सबको पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वैसे ही है। तो क्या है ये लॉ? लॉ स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब जो मास होता है उसे हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और उसे हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते ड्यूरिंग द केमिकल कॉम्बिनेशन। तो क्या होगा, अगर क्रिएट भी नहीं होता है और डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है, इसका मीनिंग क्या होगा, इट इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से हम दूसरे फॉर्म में उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। उसे ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जब केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। मतलब अगर जो ए एंड बी, इनको हम रिएक्टेंट कहेंगे, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इफ सी एंड डी आर द प्रोडक्ट्स। तो ए और बी का जो मास था वो हमने क्रिएट भी नहीं किया, इसे हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हुआ, वो कन्वर्ट हुआ, इसलिए दोनों का मास क्या होगा, इक्वल होगा। अभी आप लोगों को एक बात याद रखनी है, केमिस्ट्री में मास का और वेट का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। मास और वेट क्या होंगे, सेम ही होंगे। मतलब ये जो टोटल जो रिएक्टेंट प्रेजेंट है ए और बी, इसके अगर सम करेंगे हम मास की, तो ये सम किसके इक्वल आएगी, द सम ऑफ मास ऑफ सी प्लस डी। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि ना ही हम मास को क्रिएट कर सकते ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर। तो क्या हुआ, यहाँ पे क्रिएट भी नहीं हुआ और डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ। तो इसे हम कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हमेशा एग्जाम में आता है फॉर 2 मार्क्स, और इसका एग्जाम्पल भी पूछते। तो चलो एग्जाम्पल देखते। फर्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन कार्बन बर्न इन एयर, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, CO2 फॉर्म होता है। तो यहाँ पे मास कैसे लेते हैं, पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमें पता है, हम जब ऐसा लिखते हैं, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये पता है सब लोगों को, दीज आर द सिंबल ऑफ एलिमेंट। हम जो बेस में लिखते हैं वो क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर। हमें पता है पीरियोडिक टेबल में कैसे अरेंज होते हैं एलिमेंट, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो ये इसके क्या हो गए, एटॉमिक नंबर हो गए, राइट। इसके साथ और एक नंबर होता है जो ऊपर लिखते हैं, ऐसे होता है, ऑलमोस्ट क्या होता है, इट इज़ डबल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से बड़ा होता है और कहाँ लिखते हैं, एट द राइट और लेफ्ट टॉप ऑफ द सिंबल ऑफ एलिमेंट। ये जो नंबर होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास नंबर। मतलब जो एटम है उसका क्या है, ये मास नंबर है, ये क्या है, एटॉमिक नंबर। ये क्या होता है, मास नंबर, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो जब हम मास निकालते हैं तो हमें क्या करना होता है, जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इन कंपाउंड, उनके एटॉमिक मास नंबर की क्या करनी होती है, हमें एडिशन करनी होती है। और एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट 90% टाइम आपको ये जो एटॉमिक मास नंबर है वो क्या है, दिए होते हैं, उसे एटॉमिक वेट कहा होता है। तो ये दिए हुए होते हैं, ऐसे देते हैं, नाइट्रोजन का 14, कार्बन का 12,
हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, ऐसे दिया हुआ होता है एग्ज़ाम में। तो ये क्या है, मास नंबर भी कह सकते हो इसे, या एटॉमिक वेट भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखो CO2 का कैलकुलेट किया है। तो इसमें अगर CO2 को देखोगे तो कितना है, 1 कार्बन प्रेजेंट है एंड 2 टाइम ऑक्सीजन प्रेजेंट, राइट। कार्बन का एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास कितना है, 12 है, प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना है, 16 है। अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, 12 प्लस 32, ये क्या होगा, 44 ग्राम। ये हमें सेकंड यूनिट में डिटेल में देखना है कि एटॉमिक मास को या मोलर मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा याद रखो, जो भी एटॉमिक वेट होगा, जितने कंपाउंड्स, जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे कंपाउंड में, उनमें क्या करना है, एटॉमिक मास नंबर की क्या करनी है, एडिशन करनी है। अगर 2 टाइम प्रेजेंट है तो क्या करो, उसे मल्टीप्लाई। अगर 4 टाइम प्रेजेंट है तो 4 टाइम्स। तो ऐसे ऑब्जर्व हो रहा है कि कार्बन एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोडक्ट। तो ऑब्जर्व हो रहा है कि जो रिएक्टेंट का वेट था या मास था, वो किसके इक्वल में आ रहा है, द मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये क्या कर रहा है, इट फॉलो द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और एवरी रिएक्शन क्या करती है, इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करेगी, फॉलो करेगी, तभी बैलेंस होगा। रिएक्शन क्या होना ज़रूरी है, बैलेंस होना ज़रूरी है। जब इस साइड का मास और इस साइड का मास सेम होगा तभी रिएक्शन बैलेंस होगी, तभी रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो इसे हम कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें है मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर। उसका एक एग्जाम्पल था और एक एग्जाम्पल देखते। सेकंड एग्जाम्पल है हैबर्स प्रोसेस, सब लोगों को पता है, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पे क्या होगा, N2 3H2 एंड फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे मास को, तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे 2 टाइम प्रेजेंट है नाइट्रोजन, सो 14 2 ज़ा 28, और यहाँ 3 टाइम प्रेजेंट है H2, तो 3 को मैंने बाहर लिख लिया। 2 टाइम प्रेजेंट है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो ये हुआ 6। और यहाँ पे भी वैसे कैलकुलेट किया तो ऐसे पता चला कि 34 ग्राम रिएक्टेंट था और प्रोडक्ट भी कितना था, 34 ग्राम। मतलब क्या हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्रूव हो रहा है। ओके, जब ये लॉ फॉर्म हुआ था तब ये प्रूव हो रहा था 100%। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुए टेक्नोलॉजी में, वैसे वैसे आगे पता चला कि न्यूक्लियर रिएक्शन भी प्रेजेंट होती है। तो इसका एक लिमिटेशन है इस लॉ का, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। द लॉ इज़ नॉट वैलिड फॉर द न्यूक्लियर फिनोमिना। क्योंकि हमें एक पूरा यूनिट देखना है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तब मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगी, अभी शॉर्ट में बताती हूँ। तो न्यूक्लियर फिनोमिनन में क्या होता है, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज़ नॉट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि कुछ मास जो होता है रिएक्टेंट का वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। मैंने बताया था ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा रेज को क्या करते हैं, कंटिन्यूसली पास करते हैं। तो उस फॉर्म में क्या हो रही है, कुछ एनर्जी क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, मतलब रिएक्शन से बाहर निकल जा रही है। तो वहाँ पे ये क्या है, लॉ फॉलो नहीं होगा। इसीलिए जो आइंस्टाइंस थे उन्होंने इस लॉ को थोड़ा सा अलग नाम दिया। उन्होंने इस लॉ को कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। मतलब कुछ जो मास होगा एनर्जी के फॉर्म में क्या होने वाला है, इवॉल्व होने वाला है, एनर्जी के फॉर्म में सेपरेट होने वाला है। तो वहाँ पे ये लॉ फॉलो नहीं हो रहा था, तो आइंस्टाइन ने इस लॉ को अलग नाम दे दिया। इस लॉ का नाम हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी फॉर न्यूक्लियर फेनोमिनन। जो पहला लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो प्रपोज किया था बाय द साइंटिस्ट एंटोनी लॉविल्सर। उन्होंने काम किया था कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन पे फॉस्फोरस के, और फिर उन्होंने वो लॉ बनाया था। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ये लॉ एक फ्रेंच केमिस्ट थे जोसेफ प्रोस्ट, उन्होंने इस पे काम किया था और उन्होंने इस लॉ को क्या किया था, प्रपोज किया था। अकॉर्डिंग टू हिम द लॉ स्टेट्स दैट a given compound always contain exactly the same proportion of element by weight। तो क्या हो रहा है, प्रोपोर्शन सबसे पहले पता होना चाहिए। प्रोपोर्शन का मीनिंग होता है हिस्सा, अमाउंट। तो जो गिवन कंपाउंड होंगे
अगर दो अलग अलग कंपाउंड दिए ऑलवेज कंटेन, तो उनमें हमेशा, अगर वो सेम एलिमेंट से बने तो उनमें हमेशा क्या होगा, एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट का जो प्रोपोर्शन होगा वो क्या होगा, सेम होगा बाय वेट, अगर वेट के हिसाब से देखोगे तो चलो एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल अच्छे से समझ में आएगा। पहले सपोज अलग अलग जगह से वाटर का सैंपल कलेक्ट किया, तो पहला सैंपल मैंने लिया है रेन वाटर का। हमें पता है रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, ये प्योर फॉर्म होता है वाटर का जब तक वो ज़मीन पे नहीं गिरता तब तक। सेकंड सैंपल लिया है सी वाटर। हमें पता है सी वाटर बहुत सॉल्टी होता है, बहुत सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। एंड थर्ड वन इज़ द टैप वाटर, जो हम यूज़ करते हैं हमारे घर में, जो म्यूनसिपैलिटी से आता है, उसमें भी बहुत सारे क्या होते हैं, केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इन तीनों सैंपल को क्या कर लिया गया है, कलेक्ट किया, और इन तीनों सैंपल का फॉर्मूला क्या होगा, सेम ही होगा वाटर का, जो होता है H2O H2O H2। लेकिन इनका जो सोर्स है वो अलग अलग है, एक रेन से आया है, एक सी में स्टोर हुआ है, और एक क्या है, टैप वाटर प्रोसेस करके घर में आया है। अगर प्रोपोर्शन देखोगे, हाइड्रोजन एज टू ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा इन दीज थ्री, तो यहाँ पे कितना है, 2:1 2:1 2:1। या फिर जो इसके हिसाब से देखोगे, वेट के हिसाब से, ये तो हो गया उनका अमाउंट, वेट के हिसाब से देखोगे तो कितना होगा, 2:2। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। 2:16, यहाँ पे भी क्या होगा, 2:16 2:16। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, 1:8 1:8 एंड 1:8, राइट। मतलब चाहे वो अलग अलग सोर्स से ऑब्टेन हुए हो, उनका जो एलिमेंट का प्रोपोर्शन होगा बाय वेट, ये बाय वेट है, दिस वन बाय वेट, क्या होगा, हमेशा एग्जैक्टली क्या होगा, सेम होगा। तो एग्जैक्टली सेम आ रहा है। मतलब whenever may be the source of compound of constituent element of the these compounds, the compounds are always at the same and constant proportion। मतलब चाहे कहीं से भी उठा लो केमिकल को, अगर केमिकल का केमिकल फार्मूला सेम है, कंपाउंड का केमिकल फार्मूला सेम है, देन उनके एलिमेंट का बाय वेट जो प्रोपोर्शन होगा वो क्या होगा, एग्जैक्टली सेम होगा, चाहे उनका सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग कहीं से भी हो, वो कहीं से भी मिले। एक हमें रेन वाटर से मिला था, एक सी वाटर से मिला था, एक टैप वाटर से मिला था, तीनों का केमिकल फार्मूला सेम है, तो उनका एलिमेंट का प्रोपोर्शन भी क्या होगा, सेम होगा। इसे हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं इसे। और एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये जो साइंटिस्ट थे जोसेफ प्रोस्ट, एक फ्रेंच केमिस्ट थे, ये वर्क काम कर रहे थे ऑन द सैंपल ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट। तो क्यूप्रिक कार्बोनेट की सैंपल पे वो काम कर रहे थे। उन्होंने क्या कर लिया, नेचर से ऑब्टेन, हमें पता है माइन से हमें मिलते हैं कुछ कंपाउंड्स, तो एक माइन से मिला, मतलब नेचुरल सब्सटेंस लिया, और एक सिंथेटिक सैंपल लिया, मतलब उन्होंने केमिकल लेके लैब में इसको प्रिपेयर किया बाय केमिकल रिएक्शन। तो दोनों का उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो वेट था कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का, वो क्या हो रहा था, दोनों के लिए इक्वल आ रहा था। तब उन्होंने इस लॉ को क्या कर लिया, स्टेट किया कि अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन, चाहे उसका सोर्स कुछ भी हो, क्या होगा उसमें, एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। अगर वेट के हिसाब से देखोगे तो प्रोपोर्शन क्या होगा, सेम होगा। तो इसे हम कहेंगे लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। ये लॉ भी जब फॉर्म हुआ था, ये भी बहुत पुरानी बात है, तब लोगों को पता ही नहीं था कि आइसोटोप और आइसोबार जैसी कुछ चीज़ें प्रेजेंट होती है। तो इस लॉ की भी लिमिटेशन है जो आपके बुक में नहीं दी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। दिस लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल द एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट आइसोटोप्स। हमें पता है आइसोटोप्स क्या होते हैं, द एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, तो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उसका एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसी कंडीशन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो एग्जांपल है लिमिटेशन का, देखो
आइसोटोप्स या आइसोबार्स किसे कहते हैं? हम आइसोटोप की बात कर रहे हैं। द एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, इनको क्या कहते हैं? आइसोटोप। एटमॉस्फेयर में ये तीनों फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अगर 2 कार्बन डाइऑक्साइड के सैंपल लिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन 12 से बना है और एक कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन 14 से बना है, तो उनका जो प्रोपोर्शन होगा अभी चेंज होगा। कार्बन एस टू ऑक्सीजन का जो बाय वेट रेशियो होगा, कार्बन 12 है यहाँ पे, ऑक्सीजन 1 का 16 है, 2 का कितना होगा 16 2 ज़ा 32। यहाँ पे कार्बन 14 है और ऑक्सीजन 32, तो यहाँ पे प्रोपोर्शन चेंज हुआ। तो ये एक फर्स्ट लिमिटेशन है कि लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर द compounds made by different isotopes. So the element may be combined in the same ratio but the compound form may be different because they are formed by the isotope. तो ये बहुत बाद में पता चला कि आइसोटोप प्रेजेंट होते, तब इसका एक लिमिटेशन आया। एक लिमिटेशन छोड़ा तो बाकी सबके लिए लॉ क्या है? एप्लीकेबल। तो लॉ के थोड़े न्यूमेरिकल देखते, बाकी के 2 लॉ सेकंड पार्ट में देखेंगे वीडियो के। तो पहला न्यूमेरिकल है 24 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ सम ऑक्सीजन टू मेक 88 ग्राम ऑफ CO2। तो उन्होंने क्या किया है, एक रिएक्शन बताई है लेकिन थ्योरेटिकली बताई है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है कि कितना ऑक्सीजन यूज़ हुआ। तो पहले हम रिएक्शन को लिखने का ट्राई करते हैं। तो क्या कहा है 24 ग्राम ऑफ कार्बन, तो मतलब पहले क्या है कार्बन रिएक्ट विथ सम ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर में हमेशा ऑक्सीजन कौन से फॉर्म में होता है? O2 के फॉर्म में होता है, और दोनों मिला के क्या फॉर्म कर रहे हैं? CO2 फॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले देखना है रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। रिएक्शन बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इस साइड में 1 कार्बन है, इस साइड में भी 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, दोनों साइड क्या हो चुके? बैलेंस हो चुके। अभी उन्होंने दिया क्या है वो देखते हैं। उन्होंने दिया है कि 24 ग्राम क्या है कार्बन। ये हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए मैं इसको x एज्यूम करती हूँ। और प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो रहा है? 88 ग्राम। ओके, अगर वेट के हिसाब से देखोगे तो क्या होगा? ये तो उन्होंने दिया हुआ है, ये क्या है? गिवन है। लेकिन अगर वेट के हिसाब से देखोगे तो क्या है? 1 कार्बन है, मतलब 1 कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। 2 ऑक्सीजन है, मतलब कितना होगा? 16 2 ज़ा 32। और कितना फॉर्म होगा? 32 + 12 कितना फॉर्म होगा? 44 ग्राम। तो इसको थोड़ी देर के लिए नहीं लिखते, मतलब ऐसे एज्यूम करते हम, कितना था ये? 32 था, राइट। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि 32 ग्राम ऑक्सीजन लेके अगर हम 44 ग्राम प्रोडक्ट बना रहे थे, तो 88 ग्राम प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना ऑक्सीजन लगेगा? वो तो हम देख के इजीली बता सकते हैं कितना लगेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, दिख रहा है यहाँ पे, इस साइड में लिखती हूँ। (32 ग्राम ऑक्सीजन कितना बना रहा था? 44 ग्राम CO2। तो x ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा जब प्रोडक्ट कितना बनेगा? 88 ग्राम। तो कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए, कैसे कैलकुलेट करोगे? तो ये क्या होगा? 32 × 88, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय ये, तब हमें क्या मिलेगा? x की वैल्यू। तो कितना होगा? 41 42 ज़ा, सो 32 × 2, तो ये कितना होगा? 64 ग्राम। मीन्स अगर 24 ग्राम कार्बन को रिएक्ट करना है टू मेक 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी? 64 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ये वो तो हम यहाँ पे देख के भी बता सकते थे। इसके डबल है, ये भी इसके डबल है, तो ये भी इसके क्या होने वाला है? डबल होने वाला है। न्यूमेरिकल है
Calculate the mass of sulfur dioxide produced by burning of 16 gram of sulfur in excess O2 in कॉन्टैक्ट प्रोसेस। जो सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की प्रोसेस है उसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं, जैसे कि अमोनिया बनाने की प्रोसेस हैबर्स प्रोसेस थी वैसे ही। यहाँ पे गिवन है, गिवन क्या दिया है, एवरेज एटॉमिक मास दिया है सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16। तो चलो रिएक्शन लिखने की कोशिश करते हैं। सल्फर प्लस क्या था, ऑक्सीजन, एयर में तो O2, फॉर्मेशन ऑफ SO2। पहले देख लो रिएक्शन बैलेंस से, 1 सल्फर 1 सल्फर 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो रिएक्शन बैलेंस है। अकॉर्डिंग टू जो दिया है उसमें के हिसाब से क्या है, ये 32 ग्राम, ये का 62 है तो 2 का कितना होगा 16 है, ये भी कितना होगा 32, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा 64 ग्राम। ओके, तो अगर 32 ग्राम फॉर्म करते हो तो कितना फॉर्म होता है, बर्न करते हो तो कितना फॉर्म होता है 64। तो यहाँ पे उन्होंने कितना दिया है कि अगर 16 ग्राम बर्न करोगे तो कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मतलब 16 ग्राम के लिए। तो यहाँ पे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इफ़ 32 ग्राम ऑफ सल्फर फॉर्म 64 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो 16 ग्राम ऑफ सल्फर कितना फॉर्म करेगा, तो कितना फॉर्म करेगा, क्या होगा 64 इंटू 16 डिवाइड बाय 32। जब ऐसी कंडीशन होगी तो क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसे उससे डिवाइड करना है। तो ये कितना आएगा, तो इसका आंसर होगा 32 ग्राम। देखो 32 के हाफ था ये, तो 64 भी कितना होगा, हाफ होगा, तो कितना हो गया वो 32 ग्राम। मीन्स व्हेन 16 ग्राम ऑफ सल्फर इज बर्न इन एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तब कितना सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होगा 32 ग्राम सल्फर। 32 ग्राम लेते तो 64, ये आइडियल है, इससे कम ज़्यादा हम कर सकते, ये आइडियल है। तो 32 से 64 बन रहा था, तो 16 से कितना बनेगा 32। अगर मैंने आटा गूंदा है और एक रोटी बन रही है तो उसके डबल मैंने लिया तो कितने रोटी बनेगी, डबल। वैसे ही यहाँ पे भी है। आप लोगों को एक होमवर्क दे रही हो, आप लोग कैलकुलेट करोगे, आपके लिए होमवर्क है, और कैलकुलेट करना है। आंसर आने के बाद मुझे मैसेज करना है या कमेंट करना है। कैलकुलेट द मास ऑफ SO2 प्रोड्यूस बाय बर्निंग 64 ग्राम ऑफ सल्फर इन एक्सेस ऑक्सीजन इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सिर्फ मैंने क्या किए, अमाउंट चेंज किए, पहले 16 था, यहाँ पे कितना हुआ है 64, और दिया हुआ है एटॉमिक मास ऑफ सल्फर 32 एंड ऑक्सीजन 16। तो चलो इसे अच्छे से सॉल्व करो। ये फॉलो करता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मीन्स कंजर्वेशन ऑफ मास, पहला लॉ। तो 64 ग्राम ऑफ सल्फर कितना सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, आपको कैलकुलेट करना है। ओके, तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना था। हमने 2 लॉज देखे, उनको अच्छे से पढ़ो। लॉज की जो स्टेटमेंट है वो हम चेंज नहीं कर सकते, एज इट इज़ आनी चाहिए, इसलिए उनको अच्छे से लर्न करना है, और न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त सिर्फ लॉ को याद रखना है। ओके, तो चलो पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।